कहानी 7वीं, जरा सा अविवेक। सेठ धनपत राय एवं पंडित सुमति चंद की मित्रता लोगों की ईर्ष्या का विषय थी। ना सेठ धनपत राय को पंडित सुमति चंद के बिना चैन पड़ती और ना पंडित सुमति चंद को ही सेठ धनपत राय के बिना अच्छा लगता। अब तो खैर दोनों रिटायर्ड ही हो गए समझिए, परंतु जब उनके काम करने के दिन थे तब भी वे दोनों महीने में 15 दिन एक साथ भोजन करते थे। सेठ जी के यहाँ पंडित जी ने भोजन किया या पंडित जी के यहाँ सेठ जी ने, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था, पर दोनों का एक साथ भोजन होना आवश्यक अवश्य था और यह सब सहज ही होता था। इसमें आमंत्रण निमंत्रण देने लेने का कोई चक्कर नहीं था। हाँ, सेठानी और पंडितानी को इस बात की शिकायत जीवन भर बनी रही कि घर भोजन नहीं करना था तो कम से कम खबर तो कर देते, हम भूखे तो ना बैठे रहते। पर उनकी भी मजबूरी थी, पहले से कुछ निश्चित हो तब तो कुछ सूचना दी जावे। यदि सेठ जी अपने घर ना हो तो समझिए कि निश्चित रूप से पंडित जी के घर होंगे। इसमें किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, यह बात पक्की ही समझिए। यही बात पंडित जी के बारे में भी 16 आने सत्य थी कि यदि वे अपने घर ना मिलें तो सेठ जी के ही घर मिलेंगे। उनको खोजने के लिए अन्यत्र भटकने की आवश्यकता आज तक तो किसी को पड़ी नहीं थी। उन दोनों की मित्रता उनके परिवारों के लिए चाहे जैसी रही हो, पर समाज के लिए तो वरदान थी। पंडित जी एवं सेठ जी की प्रतिष्ठा मिलकर समाज का बहुमत अपने में समेट लेने के लिए पर्याप्त थी। समाज के हित के लिए जो भी निर्णय यह युगल जोड़ी कर लेती उसे कार्यान्वित होने में देर नहीं लगती। किसी भी सत्कार्य करने के लिए निर्णय पर पहुंचने में इन्हें कभी कोई कठिनाई नहीं हुई थी। बहस के लिए बहस उनमें कभी होती ही ना थी। बस सेठ जी ने कहा और पंडित जी ने माना, अथवा पंडित जी ने कहा और सेठ जी ने माना। अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर जब एक दिन पंडित जी अपने निश्चित समय पर सेठ जी के घर पहुंचे और किवाड़ खटखटाए तो कुछ देर तक किवाड़ खोलने कोई नहीं आया। भीतर कोई ना हो यह बात नहीं थी, क्योंकि भीतर से जोर जोर से बातचीत की आवाजें निरंतर आ रही थीं, जैसे कोई झगड़ा हो रहा है। हो सकता है कि इसी कारण किसी का ध्यान किवाड़ों की आहट की ओर ना जा सका हो। पंडित जी कुछ देर खड़े रहे, फिर उनका ध्यान अंदर से आने वाली आवाजों ने खींचा तो वे क्या सुनते हैं कि सेठ धनपत राय स्वयं जोर जोर से घर वालों को डांट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि किसी ने दोबारा इस प्रकार की बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम नहीं जानते कि मेरे और पंडित जी के क्या संबंध हैं? मैं और वे 2 शरीर और एक आत्मा हैं। पंडित जी ने जब अपना नाम सुना तो उनकी उत्सुकता बढ़ी। वे सोचने लगे कि चर्चा तो मेरे संबंध में ही हो रही है। आज सेठ जी को उनके घर वालों से मेरे और उनके संबंधों की गहराई बताने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? क्या घर वाले मेरे और उनके संबंधों के बारे में जानते नहीं हैं? कुछ ना कुछ विशेष बात अवश्य है। यह सोचकर उन्होंने किवाड़ों को खटखटाना बंद कर उधर की ओर विशेष उपयोग लगाया। कान लगाकर वे औरतों की फुसफुसाहट को सुनने का यत्न करने लगे। पूरी बात तो कुछ पल्ले ना पड़ी, पर यह अनुमान अवश्य लगा कि कुछ खो गया है, जिसके संदर्भ में उनका नाम आने से सेठ जी एकदम आग बबूला हो उठे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें लौट जाना ही उपयुक्त लगा। घर वालों ने किवाड़ों की खटखटाहट सुनी ही ना हो सो बात नहीं थी। सुनी तो थी, पर वातावरण की उत्तेजना में उधर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। सेठ जी भी यह चाहते थे कि थोड़ा वातावरण सहज हो जावे तो किवाड़ खोलें, क्योंकि उन्हें संभावना यही थी कि पंडित जी ही पधारे होंगे। जब वे थोड़े सहज हुए तो आकर उन्होंने ही किवाड़ खोले, पर वहां कोई ना था। अतः वे पंडित जी के घर की ओर चल दिए। पंडित जी वहां से लौट तो दिए थे, पर घर नहीं गए थे। उद्विग्न से थोड़ी बहुत देर यहां वहां भटकते रहे, पर जब सहज हुए तो उन्होंने सोचा कि अभी सेठ जी के यहां हो आना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन मैं उनके यहां इस समय जाता ही था। आज न जाने से जो संदेह का बीज पड़ गया है उसे अंकुरित होते देर नहीं लगेगी। अतः वे सेठ जी के घर पहुंचे, पर वहां सेठ जी तो थे नहीं। पूछने पर पता चला कि अभी अभी बाहर गए हैं, हो सकता है आपके यहां ही गए हों। उनके मन के समान घर का वातावरण भी उन्हें उखड़ा उखड़ा ही लगा, पर वे सेठ जी की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गए। सेठानी जी उनके पास आकर बैठी ही थीं कि उनकी आंखें सूजी हुई सी देखकर पंडित जी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है, पर क्या? न मालूम इनको क्या हो गया है कि जरा जरा सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं। क्या आज कुछ बातचीत हो गई है? बातचीत?
बातचीत ही होती तो क्या बात थी। मेरे मुंह से जरा निकल गया कि बस आपे से बाहर हो गए। जो मन में आया सो कहा। हमने भी बहुत सहा है, पर अब सहा नहीं जाता। कहते कहते वे रो पड़ी तो सांत्वना देते हुए पंडित जी ने कहा, बात क्या थी? कुछ नहीं, बस इतनी सी बात थी कि कल बड़े भैया का छोटा बाबू यहां खेल रहा था। उसके एक हाथ में से सोने का कड़ा ना मालूम कहां गायब हो गया। हम उसी को खोज रहे थे। भैया ने पूछा कि कौन कौन आया था घर पर, तो मेरे कलमुहे मुख से निकल गया कि पंडित जी के अलावा और कोई तो आया नहीं। फिर क्या था, उनका पारा आसमान पर चढ़ गया। ना मालूम क्या क्या बकने लगे। मैं तो चुप रह गई, नहीं तो ना मालूम आज क्या हो जाता। मैंने आप पर चोरी का इल्जाम थोड़ी ही लगाया था। मैं क्या जानती नहीं हूं कि आपका नाम लूंगी तो ये मेरी खाल खींचकर भुस भर देंगे। पर जब भैया ने पूछा तो मेरे मुंह से सहज ही निकल गया। मैं ना भी कहती तो क्या यह बात पता न चलती? दुनिया तो कहती ही कहती मेरा मुंह बंद कर दें, पर दुनिया का मुंह कैसे बंद करेंगे? न मालूम बहुत देर तक सेठानी क्या कहती रही। मूल बात कान में पड़ते ही पंडित जी का माथा भन्नाने लगा, अतः आगे वे कुछ भी न सुन सके। दरवाजे पर किवाड़ खटखटाते समय जो कुछ उन्होंने सुना था उसका सभी कुछ संदर्भ स्पष्ट हो गया। सेठानी की जबान रुकी और पंडित जी को जब होश आया तो उन्होंने सहज होते हुए कहा, कड़ा एक ही खोया है या दोनों? बस एक, दूसरा तो। कहते हुए सेठानी कड़ा लेने चली गई। लाकर पंडित जी को बताते हुए कहने लगी, गत वर्ष ही तो बनवाए हैं 4 तोले के 2 कड़े। अपने बगल वाले सोनी भैया ने ही तो बनाए हैं। ऐसी डिजाइन तो सिर्फ यही सुनार बना सकता है, औरों से तो हम कभी बनवाते ही नहीं। उनकी जबान बराबर चल रही थी। पंडित जी ने वह कड़ा ध्यान से हाथ में लेकर देखा और यह कहते हुए चल दिए, लगता है सेठ जी मेरे ही घर गए होंगे। सेठ जी जब पंडित जी के घर पहुंचे तो पता चला कि वे तो आपके घर ही गए हैं। इस जानकारी से सेठ जी को यह समझते देर नहीं लगी कि प्रातः किवाड़ खटखटाने वाले पंडित जी ही थे और कोई नहीं। अतः वे बहुत देर तक पंडित जी को यहाँ वहाँ खोजते रहे, पर जब वे कहीं न मिले तो थके हारे से घर पहुंचे, जैसे कोई शमशान से अपने सगे संबंधी का क्रियाकर्म करके लौटा हो। आज का दिन दोनों ही मित्रों के लिए जीवन का सबसे अधिक मनहूस दिन साबित हुआ। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। वे दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं। दोनों घरों के वातावरण पर भी उनकी उदासी की मनहूस छाया छाई रही। चौथे दिन पंडित जी सेठ जी के घर पहुंचे और कड़ा देते हुए सेठ जी से बोले, यह कड़ा मेरी कोट की जेब से निकला है। लगता है बच्चा जब मेरे पास खेल रहा था तब उसने मेरी जेब में हाथ डाला होगा और उसमें ही रह गया होगा। यह कड़ा आप सेठानी को दे दीजिए, जिससे उन्हें संतोष हो जाए और गृह कलह समाप्त हो। सेठ जी कड़ा देख व उनकी बात सुन हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कल्पना ही ना की थी ऐसा भी हो सकता है। उनका दिल इस बात पर विश्वास करने को कतई तैयार ना था। उनका माथा चकराने लगा। वे सोच रहे थे कि क्या यह सब सत्य है या मैं सपना देख रहा हूं। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह सब सपना ही साबित हो, सत्य नहीं। उन्हें कड़ा मिलने की रंच मात्र भी खुशी नहीं थी, अपितु एक ऐसा मित्र खो देने की असह्य वेदना हो रही थी जिसके सामने चक्रवर्ती का वैभव भी तुच्छ था। यह आघात उनके लिए इतना बड़ा था कि जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अच्छा ही हुआ कि वे एकदम बेहोश होकर गिर पड़े। पंडित जी भी इस स्थिति का सामना करने में अपने को असमर्थ पा रहे थे, पर सेठ जी की बेहोशी ने उनका रास्ता साफ कर दिया और वे वहां से उठकर तत्काल नीची गर्दन किए हुए भारी हृदय से अपने घर की ओर चल दिए। उन्हें आशंका थी कि सेठ जी के होश में आने पर कुछ अघटित भी घट सकता है। यद्यपि इस स्थिति में सेठ जी को छोड़ने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, पर जागृत विवेक ने उन्हें इसके लिए मजबूर कर दिया। दोनों का जीवन अब भी चल रहा था, पर उनके जीवन में अब कोई रस नहीं रह गया था। दोनों अपनी जिंदा लाशों को निरंतर ढोए चले जा रहे थे। जिंदा दिली और उत्साह न मालूम कहां चले गए थे। कल तक वे अपने को बूढ़ा मानने को तैयार ही न थे, पर न मालूम एक दिन में ही वे कितने बूढ़े हो गए थे। अब जिंदगी उन्हें भारभूत लगने लगी थी। भगवान से जल्दी उठा लेने की प्रार्थनाएं उनके दैनिक जीवन का अंग बन चुकी थीं। घर द्वार देश काल सब कुछ वे ही थे और वैसे ही चल रहे थे, पर सामाजिक गतिविधियों पर तो मानो वज्रपात ही पड़ गया था। सब कुछ वहीं का वहीं थमकर रह गया था। अब न मंदिरों में वह सफाई देखने में आती थी जो उनके जमाने में देखी जाती थी, और न पाठशाला की औषधालय की संभाल करने वाला कोई था। धार्मिक पर्व जैसे आते वैसे ही चले जाते। समाज में कोई उल्लास का वातावरण देखने को नहीं मिलता। उनके द्वारा जो स्फूर्ति, जो प्रेरणा अभी तक प्राप्त होती रही थी,
न मालूम अब वह क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही थी। सेठ जी की मानसिक स्थिति को देखकर घरवाले यद्यपि उनसे कुछ नहीं कहते, तथापि आपस में कानाफूसी अवश्य करते, जो कभी कभी सेठ जी के कानों में भी पड़ जाती थी। कोई कहता, बड़े पंडित बनते थे पर मन पर काबू नहीं था। व्यंग करता हुआ दूसरा कहता, नहीं भाई, बात ऐसी नहीं है, वे कोई जानबूझकर थोड़ी ले गए थे कड़ा, वह तो उनकी जेब में बच्चे ने स्वयं डाल दिया था। बेचारों को जब पता चला तब तत्काल दे गए, नहीं तो। कहते कहते जब जोरदार ठहाका लगता और सब घरवाले उसका साथ देते तो सेठ जी के नीचे से जमीन खिसकने को फिरती। फिर कोई कहता, देखो कैसी बात बनाई, इन्हें बात बनाने की भी तो अक्ल नहीं है और बनते हैं पंडित राज। यह नहीं सोचा कि इस बात पर भी कोई विश्वास करेगा क्या। दूसरा कहता, क्या करते, जब पछता नहीं दिखा तो वापस तो करना ही था, अन्यथा जेल की हवा न खानी पड़ती। तीसरा कहता, हवा तो दे देने पर भी खिला सकते थे हम, पर पिताजी का डर लगता है, अन्यथा सारी पंडिताई निकाल देते। तो नक्कर चौथा कहता, पिताजी ने तो उन्हें माथे पर चढ़ा रखा था, भगवान मानते थे भगवान, कुछ कहो तो उन्हीं के सामने हमें ऐसी झड़क देते थे जैसे हम कुछ समझते ही नहीं हैं। हम तो चुप रह जाते थे, नहीं तो। उसकी बात पूरी ना हो पाती और दूसरा बोल पड़ता, उन्होंने इन पर कोई जादू कर रखा था, जादू, अन्यथा उनके पीछे पागल से क्यों डोलते रहते, अब चुप्पी साध ली है। ये बातें धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई थीं, अतः जहां देखो वहीं इस प्रकार की कानाफूसी चल निकली थी। इस कारण सेठ जी और पंडित जी का जीना और भी दूभर हो गया था। ये सारी बातें सुन सुनकर सेठ जी का खून खौलता था, पर उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। यदि उन्हें भी पंडित जी पर क्रोध आ जाता तो इस मंडली के साथ उनकी भी पटरी बैठ जाती, पर क्या करें, उनका दिल मानता ही ना था। उन्होंने पक्का दिल करके एक बार पंडित जी से एकांत में मिलने का निश्चय किया। पंडित जी की हालत तो सेठ जी से भी बदतर थी, क्योंकि चोरी तो उनकी ही पकड़ी गई थी, पर उनके पास जिंदा रहने के लिए पांडित्य का सहारा था। अतः उन्होंने अपना संसार साहित्य को बना लिया, शास्त्रों को बना लिया। यद्यपि उन्हें बहुत बड़ी ठेस लगी थी, तथापि इस घटना से उन्हें एक लाभ भी हो गया था। अब उनका समय बाहरी कामों में, व्यर्थ के व्यवहारों के निभाने में बर्बाद नहीं होता था। अध्ययन मनन के लिए मानो उन्हें यह शुभ अवसर प्राप्त हो गया था, अन्यथा उनके स्वभाव के अनुसार उन्हें जीवन भर फुर्सत न मिलती। उनके घरवाले उनसे संबंध में पूछ पूछ कर थक चुके थे, पर वे एक ही बात कहते थे जो उन्होंने सेठ जी से कही थी। इस बात पर लोगों को विश्वास नहीं होता था, और न यही विश्वास होता था कि उन्होंने चोरी की होगी। मर्ज को लाइलाज मानकर वे भी इस ओर से उदास हो गए थे। जब सेठ जी एक दिन अचानक उनके यहाँ पहुंचे तो वे दोनों एक दूसरे को ढंग से पहचान ही ना सके, क्योंकि वे दोनों ही कुछ महीनों से लगभग आधे रह गए थे। एक दूसरे को नहीं पहचानने का दोनों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जब वे वर्षों एक साथ रहे फिर भी एक दूसरे को सही रूप में न जान सके। जान गए होते तो आज सत्य जानने के लिए सेठ जी को उनके पास क्यों आना पड़ता। जब उन्हें उनके घरवाले ही न पहचान पाए तो और लोग कैसे पहचानते। जानना आसान है पर पहचानना नहीं, क्योंकि पहचानने में जो गहराई है वह जानने में कहाँ। जो भी हो, सेठ जी ने बहुत घुमा फिराकर कई बार पूछा, पर पंडित जी से उससे अधिक कुछ ना उगलवा सके जितना उन्होंने उनके घर जाकर कड़ा देते समय बताया था। पंडित जी मानो पत्थर हो गए थे। उन्होंने विचित्रताओं के बारे में शास्त्रों में तो बहुत पढ़ा था, पर जीवन में साक्षात दर्शन अभी हो रहे थे। यह घटना शीतकाल के आरंभ में ही घटी थी, पर माघ की कड़कड़ी सर्दी वातावरण को उतना ठंडा नहीं बना सकी थी जितना ठंडा सामाजिक वातावरण को इस घटना ने कर दिया था। अब ना कोई पंच था न पंचायत, उनके बिना मानो पंचायत भंग सी हो गई थी। न अब कोई अनाथों की सुनने वाला रहा था और न दुखियारी विधवाओं की समस्याओं का समाधान करने वाला ही। सामाजिक कार्यक्रमों की फसल पर मानो तुषार ही पड़ गया था। समय यूं ही बीत रहा था। सर्दियों के बाद ग्रीष्म ऋतु भी आई। जिस वृक्ष की जड़ें कट गई हों वह तो शीतकाल में ही सूखने लगता है, फिर गर्मियों में तो कहना ही क्या। बरसात ही एक ऐसी ऋतु है जो उसे सहारा दे सकती है। जैसे तैसे गर्मी भी समाप्त हुई और संपूर्ण जगत के तन मन को ठंडक पहुंचाने वाली पावस भी आ पहुंची। प्यासी धरती की प्यास बुझी तो उसका तन रोमांचित हो उठा। जगह जगह दुर्वांकर फूट पड़े, घर घर की नालियां साफ की जाने लगीं।
8 माह से बंद पड़ी नालियों में इतना कूड़ा करकट भर गया था कि पानी निकलने को अवकाश ही ना रहा था। अतः उनकी सफाई आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गई थी, अन्यथा घरों में पानी भर जाने की आशंका थी। सेठ धनपत राय के घर की नालियां भी साफ की जाने लगीं। धीमी धीमी बरसात हो रही थी, बच्चे उसमें नहाने का आनंद उठा रहे थे। वातावरण इतना सुहावना था कि बूढ़े भी बच्चे हो रहे थे। वे भी नालियां ठीक से साफ हो रही हैं या नौकर चाकर बेगार टाल रहे हैं, यह देखने के बहाने बूंदाबांदी का आनंद लेने बाहर निकल आए थे। पर सेठ धनपत राय के अवसाद को यह रम्य वातावरण भी दूर न कर पाया था। वे अपने कमरे में कुछ बुदबुदा रहे थे। कह नहीं सकते कि वे किसी स्रोत का पाठ कर रहे थे या मन ही मन किसी से जल भुनकर बड़बड़ा रहे थे। जो कुछ भी हो, पर जब बाहर से एकदम कड़ा कड़ा की आवाजें आईं तो ना मालूम वे कब एकदम बाहर आ गए। वैसे तो वे कई बार रात में स्वप्न में कड़ा कड़ा कहकर बड़बड़ाने लगते थे। कड़ा शब्द उनका महामंत्र बन गया था। अतः कड़ा कड़ा सुनकर उनका चौंक पड़ना एवं बाहर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर आज तो बाहर आकर जो कुछ उन्होंने देखा वह अद्भुत था, अपूर्व था। उनके लिए तो मानो वरदान ही था। वे क्या देखते हैं कि वही कड़ा जो खोया था तथा जिसके बदले में यह कहकर कि यह मेरी जेब में चला गया था, पंडित जी दूसरा कड़ा दे गए थे, हाथ में लेकर नौकर चिल्ला रहा है, कड़ा मिल गया, कड़ा मिल गया। और सब लोग आश्चर्यचकित आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहे थे। अब 3 कड़े हो गए थे। सबकी समझ में सब कुछ आ गया था। सभी चुप थे। किसी के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं जो बोलते। सभी ओर सन्नाटा था। सेठ जी भी माथे पर हाथ रखे नीची गर्दन किए बैठे थे। आकाश निर्मल था और बूंदाबांदी थम गई थी। आकाशी बादलों के समान संशय के बादल भी छट चुके थे और गांव का आकाश भी निर्मल हो गया था। पर लोगों की आंखों से होने वाली अविरल अश्रुधाराएं थम ही ना रही थीं। बातों ही बातों में सारे गांव में खबर फैल गई थी और झुंड के झुंड लोग आ रहे थे एवं वहां इकट्ठे होते जा रहे थे। जब सेठ धनपत राय को कुछ ध्यान आया तो वे तीनों कड़े लेकर धीरे धीरे पंडित जी के घर की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे उनके परिजन एवं पुरजन भी थे। एक शांत मौन जुलूस सा ही बन गया था। वे सभी पंडित जी के घर पहुंचे और उनके सामने तीनों कड़े रख दिए तो उनकी समझ में सब कुछ आ गया। वे बड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। कोई कुछ बोला नहीं। मुंह से तो कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, पर स्निग्ध शांत मौन वह सब कुछ कह रहा था जो वाणी के द्वारा कभी नहीं कहा जा सकता। पंडित जी तेजी से उठे, अंदर गए, क्षण भर में ही वापस आए और चौथा कड़ा लाकर उन तीनों में मिलाकर रख दिया। पंडित जी की अमृतवाणी से उपदेश तो लोगों ने जीवन भर सुने थे, पर उनका कितना प्रभाव उन पर पड़ा था यह तो वे ही जानते थे। किंतु इस घटना ने सबको अंदर से हिला दिया था। नीरव मौन को भंग करते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से जब सेठ जी ने कहा, यह आपने क्या किया, तो एकदम शांत गंभीर स्वर में पंडित जी कहने लगे, जो मुझे उचित प्रतीत हुआ। इस विषम स्थिति से उबरने का मुझे एक यही निरापद मार्ग सूझा था। यद्यपि मैं जानता हूं कि इससे आपको भी कम तकलीफ नहीं हुई, मुझे भी दुख तो हुआ ही, पर यह सब मनोगत ही रहा। इसके बिना तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती थीं कि जिनमें हम सबका जीवन भी दूभर हो जाता। अस्तु, जो भी हो। वे अपनी बात पूरी भी ना कर पाए थे कि मानसिक संताप से अत्यंत संतप्त सेठानी बिलखते हुए कहने लगी, हे भगवान, मेरे जरा से अविवेक ने क्या अनर्थ कर डाला। मैंने एक ज्ञानी की विराधना कर अनंत ज्ञानियों की विराधना का महापाप तो किया ही, साथ में अपने पति की आंतरिक शांति को भंग कर उनका जीना भी दूभर कर दिया। इसी तरह की बातें कुछ दिन यहाँ वहाँ होती रहीं और फिर सब कुछ सहज हो गया। पर पंडित जी की उदासीनता उल्लास में परिवर्तित न हो सकी। सेठ जी को उनके सहज समागम का पूर्ववत लाभ फिर कभी संभव न हुआ। शरीर का घाव तो समय पाकर भर जाता है, पर मन के घाव का भरना सहज नहीं होता। इस दुनिया में आज न सेठ जी हैं न पंडित जी, पर यह कहानी गांव के बच्चे बच्चे की जबान पर है और तब तक रहेगी जब तक दादियां अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाती रहेंगी।